हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज से बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे देखेंगे, जो 2022 से लगभग 38वां तक, यानी कि 38वां बीपीएससी से लेके 2022 तक, यानी कि 66वां तक का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग उन्हें एक लाइन से देखेंगे। यानी कि 38वां से लेके हम लोग 66वीं तक का जितने भी क्वेश्चन प्री में आए हुए हैं हम लोग उन्हें देखेंगे। क्या है कंटेंट वो देख लेते हैं पहले। तो आप कंटेंट देखेंगे कि यहाँ पे प्राचीन इतिहास है, उसके प्राचीन इतिहास है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था है, फिर भारतीय भूगोल है, इसी तरीके से भारतीय सामान्य भूगोल है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, और उसके बाद करंट अफेयर्स को तो नहीं क्योंकि वो अपडेटेड चाहिए होता है, और उसके बाद फिर बिहार से संबंधित है क्वेश्चन। ये रहा बिहार से, बिहार राज्य संबंधित प्रश्न देखेंगे, और ये बारी बारी से हम लोग से इस पूरे बुक को कवर करेंगे, क्योंकि बीपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम लोग के पास ज़्यादा समय भी नहीं है कि हम लोग कुछ नया रिविज़न करें, तो हम लोग फोकस वही करेंगे जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। तो हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से भारतीय इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास है, ये हेडिंग आप देख लें। चलिए शुरू करते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से, जहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग इस डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ है, तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ है, लाल रंग का उपयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो ये आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है, आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो पक्की ईंट से बनी हुई इमारत इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, जहाँ यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। पक्की ईंट से बनी इमारत में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें जिप्सम तथा मोटरों द्वारा जोड़ा गया है। 10 देखेंगे। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है, तो हड़प्पा का बंदरगाह यहाँ पे लोथल है। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात में है, ये भी देखेंगे। अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी, कौन सी नदी, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह। 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है, बनावली से प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं वहाँ से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो यहाँ पे वी एस स्मिथ नहीं थे, यानी कि कौन कौन है वो देख लेते हैं। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स, ये तीनों थे, लेकिन वी स्मिथ नहीं थे, वी स्मिथ नहीं थे। तो 10वां देख लेते हैं। बोगाजकोई का महत्व है इसलिए क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो बोगाजकोई किसके लिए फेमस है, वो जहाँ अभी वो जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं के वर्णन मिलते हैं, इसका आंसर ये ज़्यादा चर्चित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है, तो ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो ऋग्वेद का पूर्णतः सोम और इस पेय पर नामकृत देवता का है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलती है, तो ये ऋग्वेद से मिलती है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने पुराण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वैशेषिक ने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है, तो वो कुंडग्राम में हुआ है। कहाँ हुआ है, कुंडग्राम में। अब रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, तो अब खास करके रिपीटेड क्वेश्चन को
तो एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ के जाएं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ये पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उनका प्रथम शिष्य था उनका जमाली। जमाली निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व, यानी कि जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी? वो हुई थी कुशीनगर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की ये पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया में निम्न से किससे संबंधित है? 23 का देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन दोनों में समान नहीं है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये अपने पीढ़ी का पंचम, 5th जनरेशन का है। बाबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने ये किया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा ही किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये यहाँ पे आंसर उसका उदयन ही हो जाएगा। उदयन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो है लक्ष्मी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी या गिरिव्रज। ऑप्शन में जो होगा आप वो देख लेंगे। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश। अजातशत्रु किस वंश से थे? वो हर्यक वंश से थे। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने पहचान की। विलियम जोन्स ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट बदल के दिया गया है। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दूत था। तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। बृहद्रथ। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ में वर्णित है। जूनागढ़ में। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का। भारी झुकाव था किस तरफ? तो ये जैन धर्म की तरफ। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त, यानी कि कलिंग के चेंदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अंततः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। तो 43 देखेंगे। प्राचीन भारत में का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन थे? तो वो थे स्कंदगुप्त। कौन थे? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता। अप्रहत कहा जाता था। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो आप डेटिंग में याद रखेंगे, 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के बीच चीनी यात्री सुंगयुन ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनसांग ने की थी। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये देखिए लेटेस्ट में बीपीएससी के 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी, पहली जो चीनी यात्री है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेनसांग। उसका नाम हेनसांग है। हेनसांग। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। कलहन की राज तरंगिणी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये सभी को पता होगा, उदंतपुर बिहार में है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये नान्य देव थे।
कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हरि सिंह को, हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में, धर्मशास्त्र के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में की गई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी में या राजगीर में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनमें से समान 4 स्थानों के नीचे उल्लेख किया 2 स्तंभों 1-2 में अंकित है। आप इनको सम्मिलित, इनकी बेसिकली इसको मिलान करना है, तो हम लोग देख लेते हैं। उनका जन्म का है और ज्ञान प्राप्ति का है, प्रथम प्रवचन का है, निधन का है। तो ऑप्शन इसका आंसर सी होगा। तो चलिए हम लोग इसे मिलान करके देखते हैं। सी ऑप्शन है, तो पहला का हो जाएगा तीसरा, तो पहला लेंगे यहाँ से, तीसरा मिलाएंगे लुम्बिनी में। दूसरा हो जाएगा, दूसरा यानी कि ज्ञान प्राप्ति उनको बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन उनका कुशीनगर में हुआ था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वहीं पे महाबोधि मंदिर है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के काल में, उनको एक देवता के रूप में माना गया था। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है अगुंतर निकाय में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है, तो वो गुप्त काल में हुआ था। तो इसका हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन एग्जाम में काम आ सकता है। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय है। यह दक्षिण बिहार के राजगीर के निकट है। इसका इम्पोर्टेंट है वो। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, यानी कि ये 5th एरा में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों को की सुगमता से भर्ती हेतु। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, यानी कि 544 से 492। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे बीपीएससी ने इसको ए और सी सही है विकल्प में दी गई, क्योंकि पाटलिपुत्र भी है और राजगीर ग्रीवज भी है, क्योंकि इसे इन्होंने ये कंफर्म नहीं किया है किसके समय में, इस कारण से इसका आंसर ये सी हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर भी ई हो जाएगा। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश के बाद शासन किया मौर्य ने, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाख दत्त। किसमें हुआ है? विशाख दत्त में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद के समकालीन था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो यह मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। अष्टप्रधान का किया था शिवाजी ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो वो कौन सा अभिलेख है जिसमें उनके ये पता चलता है कि पश्चिम भारत तक था? वो पता चलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेख इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत।
निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी, वो खरोष्टी लिखी जाती थी। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? तो मूल संदेश यहाँ पे ई हो जाएगा। इनमें की राजा के पदधारी बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, शांति का आंसर, किसमें लगभग के आंसर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो राजनीतिक नीतियां में। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो उपयुक्त ई इसका आंसर है। कौटिल्य के चाणक्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राजा के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तक सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार की व्यवस्था भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मेगस्थिनी ने भारतीय साम्राज्य को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो यहाँ पे वो हो जाएगा 7 श्रेणियों में उसने विभाजित किया था। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया है मेगस्थिनी की पुस्तक इंडिका में। पीपल्स ऑफ द एथेरियन सी किसने लिखी? तो ये लिखी थी उपयुक्त में से कोई नहीं से एक से अधिक। पीपल्स ऑफ द एथेरियन सी एक ग्रीक रोमन पीपल्स या रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों पर वर्णन करता है। इसे लगभग यानी कि इसका आंसर बेसिकली एक अनाम नाविक ने लिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनाम नाविक ने लिखा था। वह सूत्र जिसमें पाटलिपुत्र के पतन का वर्णन मिलता है तो वह इंडिका में इसका वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र के शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था विमा कदफिसस ने। कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसकी समय में फली फूली? तो कला की गंधार शैली फूली थी कुषाण के समय में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कन्ना वंश ने। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी नगरों का पतन, क्रमिक पतन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। किस शासक वर्ष ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? वो दिया था ए यानी कि गुप्त वंश ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां हिस्सा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो गुप्त की। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट थे। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें आप लोग शुश्रुत या शूद्रक नहीं मारेंगे इसका आंसर, क्योंकि इस गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त किसी ने कार्य नहीं किया था। यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन में कभी इस प्रकार गुप्त काल में किसी औषधि क्षेत्र में किसी ने अपना कार्य नहीं किया था, क्योंकि सुश्रुत को शल्यक्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले तिनका लगभग जन्म 600 से पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटकर साहित्यकार थे। सोमाली गुप्त कालीन नाटकर थे जिससे कालिदास ने भाषा और कवि पुत्र के साथ उत्साह किया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। चीनी यात्री हिंसा ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो नालंदा में पढ़ा था। हिंसा की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था
मथुरा। कवि बाण निवासी था, पाटलिपुत्र के थे वो। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो डेटिंग ऊपरी ऑप्शन से कोई नहीं इसका हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यगुप्त, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की? तो बालपुत्र देव। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? तो एक मुस्लिम थे। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम का। चेर चोल पांडे का है पर कदम का नहीं है। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार के लिए का यह महत्वपूर्ण केंद्र था। मुद्राक्षर के लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्राक्षर के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंदम बरदाई। स्वप्न वदाता के लेखक कौन है? तो है इसके राइटर हैं भास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये लिखा है कालिदास ने। देखेंगे कुमार संभव। उस सूत्र का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है? तो मिलिंद पन्नू। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए, विलेज असेंबली के लिए। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वारा क्या कहलाते थे? गोपुरम कहलाते थे। भारत देखेंगे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी थे प्रथम मुस्लिम। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? तो तबकात ए नासरी से। ये तबकात ए नासरी से। और ये देखिए क्वेश्चन जो है 2018 में यानी कि 64वां में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी रिपीट करता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर ही सर। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। मलिक जानी को। वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत अधिकार सिद्धांत का थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादन किया था? तो वो क्या था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई? तो वो बलबन था जो लॉ एंड रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयता के नियमों और आदेशों के से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? उसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? वो हुए थे जफर खां की। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था?
तो इस पर मूवी भी आई थी, आप लोग को पता होगा। इसका नाम है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालिसा भूमि अधिक विकसित हुई है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ये करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को दिलवाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने दिलवाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो सबसे अधिक गुलाम कहाँ रहते थे? फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा रहते थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने ये किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में यह आया था। देवराज द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना था? तो हरियर द्वितीय ने इसका आंसर हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो गया? तो संयंद वंश का स्थापित हो गया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी था, वो नगर बसाया था, लेकिन अब वहां पे आगरा है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा सरजामी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो वो हम्पी में। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन है? तो है अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था? तो ये रक्षा विभाग से संबंधित था। निम्नलिखित शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़ में। रायगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4, यानी कि खराज, उब्र और मुक्तई। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था जवाबित का। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के थे? जो क्लाइंस इसका आंसर देखेंगे आप, ये हो जाएगा, यानी कि ससगनी का हो जाएगा चांदी, जीतल का हो जाएगा चांदी, सॉरी, टंका का हो जाएगा चांदी, ससगनी का हो जाएगा चांदी और जीतल का हो जाएगा तांबा, यानी कि चांदी चांदी तांबा इसका आंसर होगा। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो वो सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो वो 12वीं शताब्दी से हुआ। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 की इकाइयों में बांटा था? कैंसर हो जाएगा। एक मिनट। इसका आंसर हो जाएगा ई। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज कानून से। जवाबित का संबंध था राज कानून से। सल्तनत काल में सिक्के के तो मैंने पढ़ा दिया आपको। 12वीं ये भी हो गया। तबकात नासरी का लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज। तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, इसका आंसर हो जाएगा ए, अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जो उनके भक्त समझते थे, तो इससे ज़्यादा जल्दी फेमस हो जाता। निम्नलिखित में से किस
सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया के भेंट करने से मना कर दिया? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। 12वां शाह की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जयसी ने। 12 मासिक रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जयसी ने। पानीपत के युद्ध के में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता उसकी जीत का मुख्य कारण था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ये तुर्की में लिखा गया था, तुर्की में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था, 1532 में। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने ये करवाया था, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दिन पनाह में 1564 में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास यानी कि ईरानी वास्तुकार है ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से ये बना भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। तो कभी अगर क्वेश्चन आ भी जाता है कि पहला गुंबद वाला मकबरा कौन है, किसका है, तो हाजी बेगम ने बनवाया था अपने पति के लिए, अपने पति हुमायूं का यानी कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जो है। हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा है गुलबदन बेगम की। हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों में नाम नीचे अंकित है। तो उन्होंने कौन से लड़े थे? लड़ा था देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद युद्ध था, उनके द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई? तो शेरशाह सूरी ने। हजरत आला किसने अपनाए? शेरशाह सूरी ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो वो थे हकीम खान। हकीम खान। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? तो 1576 में मिला लिया था, 1576 में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो वह अकबर। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो बनाया था नूरजहां ने। नूरजहां ने। पर्चिनकारी यानी कि पिट्रा ड्यूरा निम्न से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमत पत्ती जड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो ये आपको पता होगा, ये 66वें बीपीएससी में क्वेश्चन आया था 2020 में। उसके बाद से अभी तक 67वां एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। इसके काफ़ी डेट टलते जा रहे हैं, तो फाइनली डेट तो आ ही गया है 30 को। अब उसमें कोई अटकलें तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी कोई जानता नहीं है, तो आप प्रिपरेशन करते रहिएगा और 30 तारीख को ही डेट को एग्ज़ाम मान के चलेंगे। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। बटाई का शब्द क्या है? लगान निर्धारण का तरीका। दस्तान ए आमिर हमजा का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर अभी नहीं है क्योंकि ये स्टार है, मीन्स इसका अभी तक आयोग ने आंसर क्लियर नहीं किया है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में हुआ था। दसवंत और बलवान प्रतिष्ठित चित्रकार मुगल सम्राट के रातबाड़ी थे, तो वह अकबर के काल में। दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो वह जहांगीर के काल में थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो विलियम फिंच। आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। कश्मीर का अकबर का नाम से किससे से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। ये 264वां का क्वेश्चन था, 2018 में क्वेश्चन था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा
किसने शुरू की थी? तो ये जहांगीर ने शुरू की थी। दो अस्पा योसी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगना घोड़े रखने पड़ते थे। 80 अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद से 3 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। यहाँ बात है 2 गुना की और 3 गुना की। ईरान के शासक और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कांधार। कांधार इसका आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। ये सभी को इसका आंसर पता होगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने ये कहा था। A.L. श्रीवास्तव ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है इनके दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम। तो दारुल इस्लाम। आधुनिक भारत का इतिहास अब देखेंगे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो हुआ अल्मीरा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि एंशिएंट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, और वहीं आपने देखा कि जो मिडिवल का है वो वेटेज इसका काफ़ी कम है। तो आप इसका ये मतलब नहीं कि आप इग्नोर करेंगे, पर हाँ आप उसे थोड़ा कम पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज है आपको भी पता है कि वो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है। वो किसी भी एग्जाम में आप देख लो, तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपके पास अगर समय कम हो तो आप एंशिएंट को रिवीजन करेंगे थोड़ा, यानी कि 25%, और अपना बाकी जितने भी परसेंट है 75% आप मॉडर्न हिस्ट्री को देंगे। आप बस एक थोड़ी देर के लिए आप मिडिवल को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपको ये स्कोर 115 प्लस लाने में मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस और करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल ही मदद करेंगे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करता था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? वो किया था हॉकिंस को। भारत में 1600-1200 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वो की थी सूरत में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? वो की थी 1632 में। 1632 में डेट आप याद रखेंगे, 1632 में। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। तो ये कर्नाटक युद्ध का मेन कारण था। 1760 का प्रसिद्ध वनडी वॉस युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो वो लड़ा गया है फ्रांसीसी के खिलाफ। फ्रांसीसियों के खिलाफ। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोएली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोना और अफीम प्राप्त हुआ। तो ये बिहार से मिला। अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका भी आंसर बिहार हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रिंट में दिक्कत है, तो आप लोग, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग से ध्यान से सुने। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उपदीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को उपदीवान बनाया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो की थी 12 अगस्त 1765 को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो ये क्वेश्चन स्टार है, यानी कि क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो शाहजुआ से। शाहजुआ से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई। श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो वो की थी टीपू सुल्तान के साथ। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। कैप्टन स्लीमैन। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिस कार्टिस को। सर लियोनिस कार्टिस को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी?
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। मुंगेर का भरैयाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ये हो जाएगा इसका आंसर। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में। इसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया है? तो ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछता है। आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को बार बार ही पूछा है। उसका क्वेश्चन हमेशा से फेवरेट ही रहा है ये क्वेश्चन। तो आप एक क्वेश्चन आपके हमेशा एक नंबर ऐसे ही आ जाएंगे, वो इसका आंसर भी कोर्सिंग है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने बताया अभी, वीर कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 का विप्लव क्रांतिकारी किया था? तो यहाँ पे भी वीर कुंवर सिंह। तो ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? तो वो जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह के किस जगह शामिल हुए थे? वो आरा में शामिल हुए थे। जगदीशपुर के पास ही आरा, पटना से 40-50 किलोमीटर दूर है आरा। उनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसमें से उपयुक्त हो जाएगा एक से अधिक। पटना में 1857 के क्रांतिक संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। 1857 विद्रोह के बारे में का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 केंद्र था? तो वह जगदीशपुर था और यहीं के थे बाबू वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो वीर कुंवर सिंह। अभी मैंने आपको बताया वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? तो किया था बिहार में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के किसने किया? तो कुंवर सिंह हो जाएगा इसका आंसर। आपको हर एक जितने भी बीपीएससी के हुए उसमें सारे क्वेश्चन में आपको ये मिलेंगे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे भी कुंवर सिंह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अब्दुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा? तो गालिब ने देखा। मिर्जा गालिब ने 1857 का देखा था। इनमें किस कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों का अक्षमता। निम्नलिखित में से निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो कौन थे? 2 और 4, यानी कि साहूकार और जमींदार इसमें शामिल नहीं थे। साहूकार और जमींदार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। तो कौन थे वो? दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने उनके साथी के साथ जमींदारों तथा उनके पैसे के साथ मदद की थी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? तो केवल 5 हो जाएगा। वो था मुंगेर, अप्रभावित था ये क्षेत्र 57 में। 57 का विद्रोह लखनऊ के किसके नेतृत्व में हुआ था? बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। क्वेश्चन मैनेजमेंट स्टेप पे आते हैं तो उसमें यही सब कारण लिखे जाते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो वो की थी 1 नवंबर 1858 में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। वो थे गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो पील आयोग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पील आयोग। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक असामान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। फिर से देखेंगे वो प्रथा कौन सा है? वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व से भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो वो हो जाता है रैयतवाड़ी।
पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो की थी करम शाह ने। करम शाह ने। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। 57 के दक्कन के दंगों, यहाँ देखेंगे दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था किसने स्थापित की थी? ये था वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? हुआ था पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बड़ौदा में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? वो हो जाएगा खोंड। खोंड। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर भी स्टार है अभी। सन 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को उन्होंने हराया था। मेजर बारो को। मंडाओ ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो 1895 में। 1895 में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। 1899 और 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो वो थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो वो झारखंड के पक्ष में थे। 1831 में बुद्धू भगत ने के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? हुआ सिंहभूम में, झारखंड के। हौज हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ई हो जाएगा। तो आंसर ई है। छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820-22 तथा पुनः 1821 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इसका आंसर 1837 में तक अशांति व्याप्त है। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद के निज़ाम ने नहीं की। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। रिक्त किसानों की पूर्ति की डैश में बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो 1885। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 1, 2, 3 हो जाएगा। नगर उच्च जातीय निर्धन संवर्धन वर्ग और हो जाएगा और बुद्धिजीवी को। सी ऑप्शन। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष राजा राम मोहन ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आंसर इसका है 1828। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। रिपीटेड क्वेश्चन 1828 में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिंक ने। विलियम बेंटिंक ने। विलियम बेंटिंक ने। किसने 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबाई फुले ने।
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम H.P. ब्लावत्स्की ने। ये आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट। भारत में नारी आंदोलन में इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था। किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 में पारित किया गया। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उसका था लगान का नकद में परिवर्तन। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार के किसान आंदोलन से वो संबंधित थे। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग्स से, यानी घेरे की नीति आप कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था तो 1877 में, 1877। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और तैयब जी ने। ई इसका आंसर ई हो जाएगा। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। चुनीलाल बंजारे को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? तो 1874 से उनको हटाया गया। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे पहले। मद्रास महाजन, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 ने भाग लिया। यहाँ पे डाटा देखेंगे 72 और याद भी रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है तो 1885 में की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए ओ ह्यूम हो जाएंगे इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो असैनिक एक सेवक। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई में हुआ। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 38 प्रतिनिधि मुंबई महाप्रांत के थे। 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से और 7 सदस्य उत्तर प्रदेश और अवध से थे तथा 3 सदस्य पंजाब में सम्मिलित हुए। कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने किए एवं उसके सचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरे अधिवेशन ने की है दादा भाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो की थी 1924 में, यानी कि 39वां था वो। बेलगांव वाला 1924, यानी कि 39 नंबर था। वो गया था बेलगांव में उन्होंने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर में हुआ। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा यह योजना बंद किया गया था? सर सैयद अहमद ने कहा था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? ये लिखा है लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राजे बहादुर और खान बहादुर को उपाधि प्रदान किया गया? तो लॉर्ड लिटन।
अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो शहरी क्षेत्र के जो नरमपंथी थे वो शहरी क्षेत्र के थे। इनमें से कौन उग्र नहीं था? इसका आंसर मिसप्रिंट हो गया, तो फ्रेंड्स के लिए माफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष। जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को हुई। 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, तो वो थी राजा वामबंद आंदोलन। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय से के नाम से जो मशहूर थे। अभिनव भारत में कौन से संबंधित थे? तो वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। 1908 में। डेट याद रखेंगे, 1908। इनमें से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? तो यंग इंडिया। यंग इंडिया। हाँ देखेंगे कुछ कंटेंट है। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी, बाल गंगाधर तिलक। बंगाली, सूर्यनारायण बनर्जी। हिंदुस्तानी, गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक है गोपाल कृष्ण गोखले का। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? फहराया था स्टुअर्ट गार्ड में। स्टुअर्ट गार्ड में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो कहा गया मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो वह शुरू स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद। मैडम कामा ने भारत में तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हो गया? तो 1911 में। 1911 में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो वो था स्वशासन सुनिश्चित करना। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विभाजन की प्रक्रिया शुरू की। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। मुसलमानों यदि खुश हैं और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ये किसने लिखा? ये लिखा था डब्ल्यू हंटर ने। डब्ल्यू हंटर ने। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? वो हुई थी 1924 में। क्या हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। करजन वाहिली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा को। मदन लाल ढींगरा को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, इसका आंसर तो बी दिया हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधार बनी। न्यू लैम्प्स ऑफ फॉर ओल्ड लेखक श्रीलंका। सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। अरविंद घोष। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आपको पता है काकोरी ट्रेन डकैती का नाम चेंज हो गया, यूपी गवर्नमेंट ने किया, तो क्या नाम है आपको कमेंट में जरूर बताएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान इसका आंसर होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे? वो थे भगत सिंह। भगत सिंह। निम्नलिखित में किसने लिखा कि सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जो कितना बाजू है कातिल में है? तो ये इसका आंसर होगा बिस्मिल। बिस्मिल अजीमाबादी। प्रसिद्ध गीत सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में था राम प्रसाद बिस्मिल, ये इसका आंसर नहीं होगा। किसको पता है? बिस्मिल अजमाबादी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन जब 20 में आया तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में हो गए, पर लोगों ने देखा राम प्रसाद बिस्मिल है तो बिस्मिल टिक करके आ गया, पर यह आंसर नहीं से इसका नाम हो। बिस्मिल तो था लेकिन बिस्मिल अजीमाबादी इसका आंसर होता है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया था। बहुत लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह राजगुरु तरफ सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 23 मार्च को 1931 को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने का के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे।
21 होता। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन, एक क्रांतिकारी संगठन। चिटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन सेन के द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध शुरू होना। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं उसे लेकर रहूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर बीजीटी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मैं उसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? रिपीट क्वेश्चन, तो बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो जाएगा। स्वराज में आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी सी राजागोपालाचारी ने, सी राजागोपालाचारी ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो सी आर दास ने। किसने लिखी? सी आर दास ने। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई, डी आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। 182 होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से एक नए जन के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। हो गया, अब आगे देखते हैं 183। हाँ 183 देखते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो उसके स्वरूप में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। 184 देखेंगे। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? वो थे प्यारे लाल। कौन थे? प्यारे लाल। ये क्वेश्चन अक्सर पीपीएससी पूछता भी है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? वो चंपारण से। वो सभी को इसका आंसर पता होगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट करने वो शुक्ल गए थे, राजकुमार शुक्ल। उसके बाद 1917 में वो गए थे चंपारण। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये 2020 का क्वेश्चन आया था। ये होगा श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? वो था चंपारण। चंपारण। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? वो किया था राजकुमार शुक्ल। वही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए थे, गांधी से उन्होंने भेंट किया था। उसके बाद कहा था कि आप चंपारण आइए, और ये उन्होंने समस्या बताई थी। उसके बाद गांधी जी वहाँ पे गए थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? वही सेम राजकुमार शुक्ल जी ने। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया गया था? तो ये चंपारण में किया गया था। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में किया था, भी बताया मैंने आपको। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन के चित्रण किया गया है, की रचना किसने की है? तो की है दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो वायाकॉम सत्याग्रह, उसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो वो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता करना। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना अंत्योदय का ये था। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी ने। बेसिकली उसी पे था ही, इसलिए उन्होंने लिया था, औद्योगिक कर्मी ने। निम्न उद्योगपति में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक आईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? वो रहे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो उन्होंने लिया था चंपारण सत्याग्रह में। सभी को पता है आप इसका आंसर, चंपारण सत्याग्रह में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो जुड़ा था तिनकठिया। वो तिनकठिया से जुड़ा था।
बिहार के किस तृणकटीय पद्धति के नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, 3/20। सी ऑप्शन हो जाएगा। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें जयप्रकाश नारायण नहीं थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे, बाकी नहीं थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। क्या किए थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी सन 1920 में। सन 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? M.N. रॉय थे। ये थे M.N. रॉय। 207 देखेंगे। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो वो हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? वो हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था तो सन 1919 में। सन 1919 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? वो हुए थे किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी? तो उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटा दी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में कहा कि सरेआम मतलब कि गोली चला दो, जितने थे वहाँ पे आदमी वो सब मारे गए, तो यही थे ऑर्डर देने वाले। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास किससे संबंधित है? तो ये जलियांवाला बाग त्रासदी से 1919 को जाना जाता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन हुआ तो 13 अप्रैल। डेटिंग अक्सर हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो डेट याद रखें। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न से किसने मारा था? तो आपने देखा कि उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी थी। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये देखा था महात्मा गांधी ने। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुआ था? वो हुआ था इलाहाबाद में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो वो था बिहार। तो बिहार। 220 देखेंगे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए खिलाफत आंदोलन में उन्होंने समर्थन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 में स्टार्टिंग किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो डेट यह देखेंगे 1920 में। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा में सक्रिय थे राहुल संकृत्यान। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण थे वो। 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो एक क्या थी? तो एक खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के
नेतृत्व में। 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था केरल में, हुआ था केरल में। किस घटनाओं के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो बिहार और उड़ीसा। उनका नाम है लॉर्ड सिन्हा। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनर्वृत्ति रिवाइवल का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई स्वराज दल की स्थापना। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने। सी आर दास व मोती नेहरू ने। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ तो असहयोग आंदोलन। 1922 में गया के नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास थे। डेटिंग याद रखेंगे 1922। अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। साइमन कमिशन पहली बार भारत कब आया था? तो आया था 1928 में। 1928 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट है, इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। सी ऑप्शन हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो 1929 में किया गया था पूर्ण स्वराज का, 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिन घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। 1930 में की कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पताका उठाया था। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राजाओं, जमीन जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। 246 देखेंगे। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो उसने उठाया मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी ने। दांडी यात्रा की गई थी, तो वो की गई थी 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? वो किया था साबरमती से। साबरमती से। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध प्रस्तुत किया था? उसके साथ किया था चौकीदार कर को भी साथ साथ में। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो चली थी 24 दिन। बीपीएससी में लास्ट 2020 का ये क्वेश्चन है, 66वां का। 1929 में खुदाई खिदमत दल को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यों में। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? वो लिया था मौलाना मोहम्मद अली ने। मौलाना मोहम्मद अली ने। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, 1931 में। निम्न से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? वो हुआ था तीसरा गोलमेज 1932 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? उसका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक या कोई नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर यह असफल रहा। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौट आए थे? वो लंदन से लौट आए थे, वही गोलमेज सम्मेलन वाला। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ। डेटिंग याद रखेंगे 5 मार्च 1931। 5
मार्च 1931, 1931। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया अछूतों के लिए। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 व 47 और 147, 71 व 147। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये कहा था ना 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? वो दिया था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। बिहार किसान सभा के से कौन सा जुड़ा था? तो जुड़े थे यानी कि एक से ज़्यादा अधिक, यानी कि स्वामी सहजानंद, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा, तीनों का नाम आप याद रखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो वो हुई थी पटना में 1934 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में, 1936 में। 1936 के लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, प्रिंट में दिक्कत है। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप वो देख लेंगे। वो कौन जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? वो हुआ था लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की। इसके साथ ही अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ये हो जाएगा उनकी मृत्यु से ठीक पहले। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? वो था 1926 से लेकर 1939, 1926 से 1939। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष क्या है? तो 1934। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से वो संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? यहाँ देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, जेपी नारायण थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो लोक नायक के नाम से पहचाने जाते थे। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता था? सेम क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। डी हो जाएगा अप्रैल 1946 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस। फिर से देखेंगे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? वो किए थे लॉर्ड कर्जन ने। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था तो भारत सरकार तथा देशी राजाओं के मध्य संबंधों का सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1927 में, 1927 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो रहमत अली ने लिखा नाउ और नेवर। पाकिस्तान के एक अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष 1940 में। व्यक्तित्व सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। क्या वर्ड क्या था? सर्वोदय का। अब देखेंगे, ये क्वेश्चन तो हो गया। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम
बैंक के नाम से एक उत्तर देना के चाहिए कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में हुई थी, समाप्त हुई थी। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन के संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अतः अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। यहाँ पे देखेंगे, नेतृत्वहीन हो गया क्योंकि कोई है ही नहीं, सबको गिरफ्तार कर लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय के लिए जो नेतृत्वहीन समिति का है, तो उसमें कोई उसने नेतृत्व नहीं किया है। सो बेसिकली यही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को, 1942। करो ये मरो का नारा किसने दिया? किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उसमें अध्यक्ष थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे चर्चिल। कौन थे? चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक हैं? और हैं बिहार में, सॉरी डी में 1 और 4, यानी कि संयुक्त प्रांत में और बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? 6 जुलाई 1942 को वार्ता में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो वो थे चर्चिल। चर्चिल। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो दिखाया आगा खां पैलेस में। ये तो क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो इसका वैसे तो यहाँ पे बक्सर दिया हुआ पर इसमें नन ऑफ दीज है। तो 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे थे शिव कुमार और रामानंद। शिव कुमार और रामानंद। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इस रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो अधिकतम प्रभावित जिला पटना था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942 में हुई थी, 1942 में। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे तो भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई है 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद फौज INA अस्तित्व में आई सिंगापुर में। सिंगापुर में INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? है डॉक्टर मोहन सिंह। डॉक्टर मोहन सिंह। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सज्जनलाल सिन्हा ने किसके साथ जुड़े थे? वो जो थे इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी के साथ नहीं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़ रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा शिलभद्र याजी। शिलभद्र याजी। अब मिलान करने वाला है, उसे देख लेते हैं। तो बारदौली हो जाएगा गुजरात। बारदौली गुजरात। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, शेरबदा महाराष्ट्र और नावपली पश्चिम बंगाल। कैबिनेट मिशन भारत में आया तो कब आया कैबिनेट मिशन? यहाँ पे ऑप्शन ई है, पर आप देख लीजिए। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत आया। तो आप डेटिंग याद रखेंगे, 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर P लॉरेंस के द्वारा। सर P लॉरेंस के द्वारा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो वेबल नहीं थे, बाकी थे। फिर इसका देख लीजिए, वेबल नहीं थे, लेकिन कौन कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर थे। बाकी अब देख लेंगे कौन नहीं थे। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने।
अंग्रेजी द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? वो थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा समाजवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे वह? जवाहरलाल नेहरू। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था तो 1853 में, 1853। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1746 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्ति की तो प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन। अब देखेंगे अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? वो किया था तारक नाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट का लेखक है वैलेंटाइन शिरोल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का पटना से होता था। झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था। श्यामलाल प्रसाद ने। 1908 में 1959 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया हुए थे सी राजा गोपालाचारी जी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाते थे? तो रविंद्र टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो हुआ था मारवा में। मारवा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली ने। वो बहुत बड़ी भूल कर देंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? ये कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल ने। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो अब्दुल गफ्फार खान। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं? अब सभी को इसका आंसर पता होगा, बिहार। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? वो थे अम्हारा गांव से। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में ये की गई थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी तो वो कुर्मी नहीं थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा इसका आंसर। अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? तो गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 में। सभी को आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। सेम क्वेश्चन 1773 में। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये इम्पोर्टेंट नहीं था। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित हुआ? तो 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में हुआ था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो 1925 और 1925 ये इसका आंसर हो जाएगा। कैथरीन मेयो, एडोल्फ हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी थी। ये सब ऐसे थे कि भारत के हालात पर टिप्पणियाँ लिखी थी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के पर्सन को क्वेश्चन कर लिए हैं।
और आने वाले पार्ट्स में, आने वाले वीडियोस में मैं इसी तरह पॉलिटी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस और हो सके तो मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन लाने का प्रयास करूँगा। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 30 को एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा दिन है नहीं आपके पास, 15 दिन 14 दिन ही एग्ज़ाम है, क्योंकि 1-2 दिन ट्रैवलिंग में वो चला जाता है। और आई होप कि आप जहाँ भी हो तो अपने अपना टिकट को कम से कम पटना तक तो करा ही लिएगा। उसके बाद आपका सेंटर कहाँ जाता है 1-2 दिन पहले वहाँ पे आप आके होटल वगैरह, या अपना घर है तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ से कहीं जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का, और बाकी मैं आने वाले पार्ट्स में बाकी के वीडियो में लाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।